लगातार इस चर्चा में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो साफ तौर पर जाहिर करता है कि मसला कितना गंभीर और कितना संगीन हो सकता है। दर्शकों की रुचि इस बात को बताती है। हितेंद्र सिंह जी जुड़े हैं बीकानेर से, बताएं क्या सवाल है आपका। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सुशील जी शर्मा से। जी सर सुशील जी शर्मा से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे सरकार को और सरकारी अफसरों को ये मालूम है कि ये इतने बड़े पैमाने पर जो धंधा चल रहा है, जी सर जो ये धंधा चल रहा है वो हमारे निश्चित सरकार तौर के पर सुशील जी और अमीन पठान साहब दोनों से इस बारे में जवाब लिया जाना चाहिए। आपकी सरकार अभी हाल में कुछ वक्त पहले रही है और आपकी सरकार अब है। दोनों से ये बड़ा सवाल है कि क्या आपको नहीं पता कि इतना बड़े पैमाने पर ये गोरख धंधा चल रहा है और क्यों नहीं इस पर एक्शन की सिफारिश की गई। एक कानूनी जानकार के तौर पर आपको क्या लगता है कितना संगीन मामला है? देखिए, बहुत गंभीर मामला है और निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो उसको इसमें एक्शन लेना चाहिए। और अब तो उच्च न्यायालय के अधीन ये मामला चला गया है और निश्चित रूप से सरकार हमारी हो या अभी बीजेपी की है, ये बहुत क्या अपेक्षा है आपकी बीजेपी की सरकार से? क्या अपेक्षा है? हम मानते हैं कि निश्चित रूप से गलत कामों पे रोक होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जो अव्यवस्था इन्होंने फैला रखी है, जो लूट मचा रखी है, इस पे रोक होनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा इस सरकार के राज में? सरकार की इच्छा दृष्टि पे, इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। नहीं, सीधा से सवाल है, आपको क्या लगता है इच्छा शक्ति नजर आती है कहीं सरकार की? आज की सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसका जवाब तो पठान साहब देंगे। आज वाली सरकार के लिए मैं नहीं बोल सकता। विपक्ष में बैठकर आप क्या बोलेंगे? विपक्ष में बैठ के हम यही कहेंगे कि जो इरेगुलरिटीज हैं, जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो दूर हों और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पठान साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान की जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल संवेदनशील है हर मामलों के अंदर। अगर कुछ गलत है तो ठीक है, वो चाहे हाड़ौती का ही मामला क्यों ना हो, कोटा का मामला क्यों ना हो, उसके ऊपर लगाम कसेगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये देखेंगे कि कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो इंस्टीट्यूट सिर्फ कोटा में नहीं है, जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, 2-3 सिटी निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान का जिक्र होना चाहिए। लेकिन एक मामला जब खुलासा कोटा से हुआ, क्योंकि कोचिंग संस्थानों की नींव वहां से निकल कर आई, इस तरह के कोचिंग संस्थानों की, तो ये बात कोटा से शुरुआत होती है इसकी। इन पर जो कार्रवाई करने के लिए सक्षम मशीनरी हो सकती है वो हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग हो सकता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो स्थिति हम सब लोगों के ध्यान में आती है, वहाँ बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, प्रधानाचार्यों के पद खाली पड़े हैं, जिला शिक्षा अधिकारी का पद खाली पड़ा है, उपनिदेशक का पद खाली पड़ा हुआ है। तो उन संस्थाओं की जांच करेगा कौन? पहला प्रश्न तो यही उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो जांच कर यदि अपनी रिपोर्ट भेजते हैं उस पर कार्रवाई तो ऊपर होगी, लेकिन इनके इतने लंबे चौड़े हाथ हो गए, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वहाँ इनके सबके अपने हित जुड़े हुए हैं और हित जुड़े होने के कारण इन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहेगा। कुछ अपने उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं और जिस आर्थिक लेन देन की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में सब चलता है, वो यहाँ भी चलता है। इन सब के कारण जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए साहस कोई नहीं कर पाता। यदि कोई जिला शिक्षा अधिकारी हिम्मत भी कर लेता तो वरिष्ठ अधिकारी उसको दबा देते हैं कि क्या कर रहा है, कहाँ बर्र के छत्ते में हाथ डाल रहा है। ये एक बड़ी बात है ताकत का जिसका जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की बात आ जाती है। विक्रम जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कोटा से फिर से हमारे साथ राहुल चौहान जुड़े हैं। बताएं राहुल जी, क्या सवाल है? संपर्क फिर उनसे कट गया। ये राजनीतिक संरक्षण, ये ताकत, कोचिंग संस्थान क्या भगवान बन गए हैं, मसीहा बन गए हैं? क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती उन पर? क्यों कोई हाथ नहीं डालना चाहता उन पर? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो सरकारें हैं उनकी कितनी इच्छा शक्ति है। एक बार मुझे ध्यान है कि कुछ सालों पहले एक शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि अब जो पीएमटी और पीईटी की जो या आईआईटीज वगैरह की जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनको ख़त्म किया जाएगा और उसके बाद जो है डायरेक्ट बोर्ड की जो मेरिट है उसके आधार पर इनमें एडमिशन किए जाएंगे। वो बयान आने के बाद उसके बाद कभी वो बयान दोबारा नहीं आया और ना उस पर कोई चर्चा हुई। तो आज हम सब लोगों को इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। सरकारें चाहे किसकी दल की भी हों, लेकिन शिक्षाविद जो हैं विशेष तौर से आज पूरे देश के अंदर ये बहुत मंथन करने की आवश्यकता है। बहुत गंभीर ये विषय आज हमारे सामने है और उसके परिणाम दुष्परिणाम आज आपको देखने मिल रहे हैं कि जिस विषय पर आज हम और आप लोग मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पर बहुत गहनता से विचार किया जाना चाहिए और इस सिस्टम पर प्रहार किया जाना चाहिए। जब तक इस सिस्टम पर प्रहार नहीं किया जाएगा, सिस्टम को अपन नहीं जीत सकते। इसलिए आज समय आ गया है कि सिस्टम पर पूरी तरह से प्रहार हो। और चूंकि जहां साइंस की बात है,
आपकी मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन की बात है, वहां पर कहीं कोई रीजन और वो स्टेट तो बीच में आते नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि बोर्ड में कॉमन सिलेबस पूरे देश के अंदर कर दीजिए और फिर मेरिट के आधार पर आप जो है उसमें एडमिशन दीजिए, अपने आप इन सारी चीजों पर काबू आ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम पर सोच बदलाव की बात आती है। सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यही सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि जो मूल समस्या है हमारे सामने, जो परीक्षा की पद्धति है, जो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है, वो इसके पीछे मूल कारण है इस समस्या का। हमारी स्कूलें बेकार हो गई हैं, हमारे बच्चों का जो करियर है एक तरीके से एक डाइवर्ट बिल्कुल दूसरी तरफ हो गया है। हमें स्कूल की जो मेरिट है, जो पहले होता था, स्कूल की मेरिट से अगर ये भर्तियाँ हों तो स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और जो मूल समस्या है इसका समाधान भी होगा और ये लूट भी बंद होगी। हमारा शिक्षा का जो व्यवसायीकरण जिस तरह हुआ है, जिस तरह ये कोचिंग अब देखिए सुशील जी, स्कूल और कोचिंग दोनों शामिल है इस गोरख धंधे में। सबसे बड़ी बात है, स्कूल मंजूरी देते हैं कि आप हमारे यहाँ डमी एडमिशन लीजिए और कोचिंग प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है आप कोर्स भी कीजिए और साथ में डमी एडमिशन ले लीजिए। हम यही तो कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा का जो सिस्टम है उसी के मेरिट के आधार पे अगर हम भर्तियां करेंगे तो ये कोचिंग कॉलेज की जरूरत नहीं रहेगी। कुछ कह रहे हैं विमल जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक जानकारी आपको दूं, ये पीएमटी और पीईटी की परीक्षा क्यों शुरू हुई? उस समय कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन होता था। राजस्थान में उस समय 3 यूनिवर्सिटी थी, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। इन तीनों के स्तर में बहुत बड़ा अंतर था। उस अंतर को पाटने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी। लेकिन आज तो कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के डिफरेंस नहीं है। राजस्थान में एक ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और सीबीएसई के साथ भी यदि कंपटीशन की हम बात करते हैं तो जैसे इस बार प्रयोग किया, जिसके लिए बहुत पहले से मांग की गई थी कि वो परसेंटाइल के बेसिस पर यदि विद्यार्थियों को इक्वेट करेंगे तो कभी सीबीएसई के विद्यार्थी प्रवेश लेते थे कॉलेजेस में, इस बार वो स्थिति नहीं बनी। उसी प्रकार का प्रयोग क्यों नहीं इंजीनियरिंग और मेडिकल में कर लिया जाए? और आज इंजीनियरिंग में जब सीट ही खाली पड़ी हुई है तो इस प्रतियोगी परीक्षा का औचित्य क्या है? यस, बहुत अच्छा बात। एमबीए में और इन सब में औचित्य क्या है? और मेडिकल में भी आपके पास सीट्स कम हैं, इसलिए मारामारी ज्यादा रह रही है। दरअसल ये जमाना मार्केटिंग का है और मार्केटिंग को प्रोत्साहित कौन करता है, ताकत कौन बनता है, उस पर लगाम कैसे कसी जा सकती है, बात करें। उससे पहले अलवर से मनीष गुप्ता जी जुड़े, बताएं क्या सवाल है आपका? मनीष जी। हाँ जी सर। क्या सवाल है आपका? हाँ सर, ये जो आपका कोचिंग पे लगाम लगाने की बात है सर, ये सही नहीं है, पर उसको गवर्नमेंट की तरफ से दायरे में भी रखना चाहिए सर। गवर्नमेंट की तरफ से उस पर नियम लगाने चाहिए। जी शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। अमीन पठान साहब, आपको नहीं लगता कि कोटा में अगर कोचिंग संस्थानों पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता तो कहीं ना कहीं पीछे कोई हाथ होगा? कौन हो सकता है शख्सियत ऐसा? क्यों उनको संरक्षण मिलता है? क्यों अगर वो गैर कानूनी काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? देखिए, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि कोई गैर कानूनी काम है। वो शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी नहीं, लेकिन डमी एडमिशन देना, फर्जी नंबर उसको दिलवाना, फर्जी मार्कशीट उसको देना, ये बिल्कुल गलत है। जहां कहीं गलत हो रहा है तो गलत अगर हो रहा है और सरकार या कोई भी कोई कार्यवाही करता है। पठान साहब, 2, 4, 10, 20 मामले नहीं है, 59,000 बच्चों की बात है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत चीज को कोई भी नहीं करने देगा, नहीं तो सरकार करने देगी। और वहाँ के जो लोग हैं, कोटा के जो लोकलाइट है, वो ये बात ठीक है कि कोटा का पूरा जो इकोनॉमिक है वो पूरा एजुकेशन से जुड़ी हुई है। कोटा एक एजुकेशन हब बन चुका है और वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमेशा, जब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोटा के देश के अंदर हमारे जो पठान साहब, मेरा तो सीधा सा सवाल है कि अगर अमीन पठान और सुशील शर्मा ये ठान ले कि ऐसा नहीं होने देंगे हम अपने, बिल्कुल अगर गलत हो रहा है तो फिर कैसे होगा? ये बिल्कुल रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अभी ये बात आई है अभी कि इस तरीके से डमी एडमिशन होते हैं, ये सब बातें अभी आ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि देश के अंदर जिस तरीके से और शहरों के अंदर जो हमारे नेताओं के होर्डिंग लगे रहते हैं, हमारे जो सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड के जो स्टार है उनके फोटो लगे रहते हैं, लेकिन कोटा के अंदर दूसरा है, वहाँ का सिनारियो दूसरा दिखता है। वहाँ के जो फैकल्टी के जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, जो लोग करते हैं और कारोबार नहीं, मैं बता रहा हूँ, इंगित नहीं कर रहे, हम उससे जुड़ी बुराइयों पर बात कर रहे हैं। तो उनसे जुड़ी बुराई के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोटा के अंदर अगर ऐसा गलत हो रहा है
तो निश्चित तौर पे कोटा के लोग ये चाहते हैं कि गलत कुछ नहीं हो, क्योंकि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो कोटा के लोग ये चाहते हैं कि कोटा के इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए बच्चे मेरिट के अंदर आए। वो दुआएं करते हैं ताकि कोटा का नाम देश के अंदर हो, पूरी दुनिया के अंदर हो। वो ये लोग ये चाहते हैं। तो जिस चीज से कोटा बदनाम मेरे ख्याल से इस बात से कहीं ना कहीं विमल अग्रवाल साहब इत्तेफाक नहीं रखते। अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत चीज को रोकने के लिए कोटा के जो लोग हैं वो भी उसके अंदर पूरी तरीके से अग्रवाल साहब आप क्या कहना उस चाहेंगे? चीज को रोकने का मैं पूरा ये कहना प्रयास चाह रहा करेंगे। हूं कि इन संस्थाओं पर हाथ नहीं डाला जा सकता, यह कहना तो बहुत असंभव सा विषय है। निश्चित रूप से डाला जा सकता है, एक तो मन बनाने की बात है, लेकिन उस मन बनाने के साथ साथ यह भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि कोटा में जन आंदोलन खड़ा होगा। क्यों कोटा के लोगों ने जैसा अभी बातचीत में आया कि वो जो बाकी इंडस्ट्रीज बंद हुई तो ये एजुकेशन इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री आकर शुरू हुई और इसके कारण उनको भी अभी रोजगार से जुड़ना पड़ा। लेकिन वो कोटा के लोग या तो स्कूल कोचिंगों के दम पर चल रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन जो चलेंगे उस आंदोलन में अब ये बात उभर कर आएंगी कि जो पीजी के रूप में घरों में बच्चों को भोजन की और रहने की व्यवस्था देते थे, इन संस्थानों ने जब अपने हॉस्टल खोले हैं तो वो भी बगावत पर आएंगे। जब उन्होंने अपनी ओर से स्टेशनरी देना शुरू किया है तो जनता का, पुस्तक व्यवसायियों का जो समर्थन था वह भी बंद होगा। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में भी उन्होंने जब अपना हस्तक्षेप किया है तो वो शुरू होगा। लेकिन अभी तक तो उनको लगा था कि इस सब के कारण हमको रोजगार मिल रहा है, इसलिए कोटा में जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। राजनेता इसके साथ कहीं जुड़े हों या न जुड़े हों। साथ ही सवाल उन 600 स्कूलों का है, मैं फिर कहूंगा, जो इन कोचिंग संस्थानों के दम पर चल रहे हैं। हाँ, वो निश्चित रूप से बंद होने चाहिए, उन पर मर्यादा रखी जानी चाहिए और मर्यादा रखना कोई कठिन काम नहीं है। चलिए शिक्षा एलसी विभाग जैन सक्रिय साहब हो हमारे जाए। साथ जयपुर से है, बताएं जैन साहब क्या सवाल है आपका? पारिक साहब नमस्कार। नमस्कार सवाल नहीं, मेरे विचार हैं जी। कि ये जो है एक्चुअली क्या है कि हवा जलाए आग को जो दीपक दे बुझाए, तो जो है इसमें जो कोचिंग के धंधे में जुड़ा है, एक्चुअली ये इंडस्ट्री बन चुका है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी होती है। निश्चित तौर पर यही हमारा सवाल था जैन साहब, और बिग फैट में इसी पर बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इन पर लगाम नहीं कसी जा सकती। आखिरी दौर में बातचीत के लिए लौटेंगे, ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में वापसी होगी, बने रहिए। बिग फैट में आज मुद्दा था कोचिंग का गोरखधंधा, और इसी से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या बेलगाम होते कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त कानून की जरूरत है। 87% दर्शक मानते हैं कि जी हाँ, सख्त कानून होना चाहिए। 13% इस लगाम को लगाने से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन एक बड़ा सवाल, सीधा सा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि क्या कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसी जानी चाहिए? क्या जिस तरह से स्कूलों को मान्यता दी जाती है उसी तरह से कोचिंग संस्थानों के लिए मान्यताओं का अब कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए? फिर बड़ा सवाल है कि क्या उसके भी मापदंड होने चाहिए। एक बड़ी तस्वीर है। विक्रम सिंह जी, आपकी राय मैं इस पर जानना चाहूंगा। कोचिंग संस्थानों के लिए नियम कायदे बन जाने चाहिए, बंदिशें होनी चाहिए उनके लिए, ताकि इस तरह से बेलगाम ना हो? नहीं, निश्चित रूप से ये संभव, अगर ये मुझे लगता नहीं है कि ये संभव है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो कोई भी आदमी खड़ा होकर के बैठ अपना रोजगार चला सकता है, अपना कोचिंग दे सकता है, कभी भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसी कारण कहीं ना कहीं ये जो समस्या इसलिए नाजायज पैदा फायदा हो रही उठा है। रहे हैं। यस, इसी चीज का ये फायदा उठा रहे हैं कि इन पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। और अब इस स्थिति में ये आ गए हैं कि पूरे सिस्टम को कैप्चर करने की स्थिति में आ गए हैं, तो अब तो इन पर लगाम लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने लग गए हैं, तो बड़ा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मॉनिटरिंग, जैसा कहा विमल अग्रवाल साहब ने कहा कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निजी स्कूलों पर विशेष तौर से ये निगरानी रखने की आज आवश्यकता है, जहाँ इस प्रकार का गोरखधंधा किया जा रहा है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, जहाँ गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती है। ज़्यादातर जो निजी स्कूल्स हैं उन पर यह स्थिति पाई जाती है। तो इन पर मॉनिटरिंग जो है बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए सरकार को कोई ना कोई जो है एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सिस्टम हो सकता है इसके लिए? मेरा सजेशन तो यही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उनकी अब कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी है, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग को लेकर के हम जिस प्रकार से करें कि इंजीनियरिंग में 50-60 हज़ार सीटें खाली हैं, तो वहाँ कोचिंग के करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब स्थिति ऐसी है कि आज पूरा न केवल देश
और राज्य बन गया, आज पूरा वर्ल्ड जहां पर एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो आज आवश्यकता इस बात की कॉमन सिलेबस पूरे देश के अंदर होना चाहिए, चाहे वो आपके मेडिकल क्षेत्र की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात हो, और बोर्ड जो हैं उनका एक सिस्टम, इक्वल सिस्टम कर देना चाहिए, ताकि उसके आधार पर उनकी जो मेरिट हो उसके आधार पर एडमिशन दिए जाए, और उसके बाद जो है बच्चे अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल में उनका दाखिला हो जाए। तो ये सारा सिस्टम जो है उसको कलेप्स करने का यही एक तरीका है। जी विमल अग्रवाल साहब, मैं अब आपका रुख करूंगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरे सिस्टम को लेकर क्या भूमिका हो सकती है, स्कूल और कोचिंगों के बीच में गोरखधंधे को लेकर ये जो तालमेल बना हुआ है इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे ब्रेक किया जा सकता है, और कम से कम तालीम की बात है भविष्य के बच्चों के भविष्य की, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्या सुझाव होगा आपका? हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, किसी राक्षस को मारना है तो उसका हाथ तोड़ो तो टूटता नहीं था, फिर जुड़ जाता था। फिर बताया जाता था एक पहाड़ पे पिंजरे में तोता रखा हुआ है, तुम उसका एक पंख उखेड़ोगे इसका हाथ टूट जाएगा, एक टांग तोड़ोगे तो टांग टूट जाएगी, गर्दन मरोड़ोगे तो राक्षस मर जाएगा। आज यही स्थिति है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर पाबंदी सरकार शायद बहुत कम लगा पाएगी और बोर्ड तो बिल्कुल नहीं लगा पाएगी, लेकिन जो इनकी जड़ है, इन निजी संस्थानों को जितना कठोरता के साथ उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए, उन पर आपत्ति की जानी चाहिए। बहुत कठिन विषय नहीं है। एक बार यदि निश्चय कर लेंगे तो केवल अकेले महुआ तहसील में 2500 विद्यार्थियों को 10वीं की परीक्षा में बैठने से वंचित किया है। कठिन काम नहीं है, उसके कारण विरोध भी सहा जाता है। सरकार पर भी वो बात गई होगी, लेकिन सरकार को भी मन बनाना पड़ेगा ना। आखिर इसको तोड़ना है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कम से कम एक प्रतिबंध तो लगाया जा सकता है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। 500 विद्यार्थियों को बैठने के लिए कितना बड़ा स्थान चाहिएगा, और 60 विद्यार्थियों की संख्या को पढ़ाना तो एक शिक्षक के लिए कठिन है। 500 को कैसे पढ़ाएगा? वहाँ विद्यार्थी तनाव में क्यों रहता है? उसके तनाव में रहने के कारण है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, उसको अपेक्षा कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन उसको स्वयं पढ़ने के लिए और कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए अवसर ही नहीं मिलता है। तो इसलिए कि भ्रम बना हुआ है कि कोचिंग के कारण ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जब तक वो अपनी स्वयं की पढ़ाई नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक इस कोचिंग से भी लाभ नहीं मिल रहा। और जैसा मैंने पहले कहा था, इसमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का लगभग 60 से 70% विद्यार्थी यहाँ रहे बिना भी इन परीक्षाओं में निश्चित रूप से उत्तीर्ण होगा। जब उन्होंने अपने छोटे छोटे स्थानों से बोर्ड में मेरिट बनाई थी, तो यहाँ का कठिन काम आता है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 12वीं के साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल में सेलेक्ट। सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें? किस स्तर पर नियम बन सकते हैं? सरकार में तो सीधा सीधा है कि अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग को जितना अधिक सक्रिय और सबल बनाएंगे, समर्थ बनाएंगे, उनकी दी गई रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कार्रवाई करने का निश्चय व्यक्त करेंगे, तो वो रिपोर्ट देंगे। अन्यथा तो वहाँ रहने वाला शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट करता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते तू जाएगा कहाँ, रहेगा तो कोटा में, क्या कर लेगा? उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसको यदि प्रोटेक्शन मिलेगा तो ठीक सी रिपोर्ट देगा, और उस पर भी यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसको भी पकड़ा जाना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुशील शर्मा जी, आपका क्या सुझाव है इसमें? किस तरह से कोचिंगों पर लगाम कसी जा सकती है? देखिए, कोचिंगों पे नियमितीकरण और रेगुलाइजेशन होना चाहिए। सरकार को आगे बढ़ के इनके बारे में कानून बनाना चाहिए। ये खुला क्षेत्र है, इस वजह से ये किसी के नियंत्रण में नहीं है। और प्रलोभन में सिलेक्शन के होने के उसमें जिस तरह का विज्ञापन ये लोग करते हैं, उनके उसमें आ जाते हैं लड़के और वहाँ जाकर के पढ़ते हैं, जबकि ये मेरिट से लेते हैं। तो मेरिट से बच्चे तो वैसे भी सिलेक्शन उनका होता है। आप देखिए कि 2 साल का लड़का RMT में राजस्थान का जो एग्जाम हुआ, दोनों बार टॉप किया उसने, वो किसी भी कोचिंग क्लास में नहीं गया। सिस्टम बदलने के बाद, तो सिस्टम बदलने की बात है, सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है। और जो स्कूलों में फर्जी हो रही है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं, और आपके बोर्ड के भी नियम है कि 50 या 70 जो लड़के हैं उससे ज़्यादा कक्षा में नहीं हो सकते। ऐसी स्कूलों के खिलाफ में प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सीज करना है, उनके मान्यता को रद्द करना चाहिए जी। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने यदि कुछ दिया होता तो भी हम स्वीकार कर लेते। वो सुपर 30 का उदाहरण क्यों नहीं याद रखते? जो सामान्य परिवारों के बालकों को, सामान्य मेरिट के बालकों को लेकर के हर वर्ष 30 में से कम 25 से लेकर 28-29 तक बालक चयनित होते हैं। इन्होंने कौन सी उपलब्धि की है? तो निश्चित तौर पर एक बड़ी फौज में से अगर कोई 4 निकल कर आ जाए तो बड़ा तीर नहीं मारा जाता। मैं आपसे जानना चाहूंगा अमीन पठान साहब, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेने के लिए एक चीज कहना चाहूंगा। इसमें तो ये इन कोचिंग सेंटरों की स्थिति है कि जो बच्चा इनके यहाँ नहीं पढ़ता है और वो मेरिट में आता है तो उसको भी हायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसका विज्ञापन में नाम जोड़ देते हैं। ये भी स्थिति सामने आई है। यही गोरखधंधा है, इसके लगातार पोल हम इंडिया में खोलते रहेंगे। अमीन पठान साहब, क्या आपकी तरफ से इस बारे में प्रयास होंगे ताकि कोटा बदनाम होने से बचे और ये कोचिंग संस्थान बेलगाम होने की जगह लगाम इन पर कसी जा सके? बिल्कुल, अगर कहीं गलत हो रहा है, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है,
और चीज़ें सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पे अमीन पठान ही नहीं, कोटा से जो लोग भी सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए, राजनीति क्षेत्र में जुड़े हुए, या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो सब लोग इस गलत जो गोरख धंधा अगर हो रहा है तो उसको रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे सर बैठे हैं, मैं एक कार्यक्रम के अंदर गया था। उस कार्यक्रम के अंदर गवर्नमेंट स्कूल का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो वहाँ जो हमारे सर थे तो वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पहले जब यहाँ बच्चे मेरिट में आते थे, गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे, और गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी पढ़ाई होती थी, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे इस स्कूल के अंदर जो कोटा में मल्टीपर्पज़ स्कूल है, मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पे 3000 बच्चे होते थे दोनों शिफ्ट में मिला के, अब वहाँ पे 200-250 बच्चे रह गए। तो उसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट में जो चाहे लेक्चरर है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है या अधिकारीगण है, वो भी ये चाहते हैं कि अपना मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ के किसी प्राइवेट सेंट पॉल और सोफिया के अंदर पढ़े, मेरा बच्चा एलन और करियर पॉइंट और बंसल के अंदर जाके कोचिंग ले। तो ये जो हमारी जो सोच बनी हुई है, हमारी जो सोच है, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के अंदर ये जो बुराइयां आ रही है, ये जो बातें चीजें सामने आ रही है, गलत जो हो रहा है, इस पे निश्चित तौर पे सरकार भी रोक लगाएगी और समाज और चलिए आज की चर्चा में मोटा मोटा ये रहा, ये बात तो सामने आ चुकी है कि कहीं ना कहीं अब बेलगाम होते कोचिंग संस्थानों पर लगाम कसी जानी चाहिए, सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए और महकमे को अपना काम दुरुस्त होकर करना चाहिए। उम्मीद यही करेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। खास मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। नमस्कार।